नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने शेयर मार्केट के संबंध में आपसे चर्चा की, आपको विस्तार से समझा रहा हूं मैं। उसी के अंतर्गत आज मैं आपको राइट शेयर यानी कि और बोनस शेयर, राइट इशू और बोनस इशू, इसके संबंध में मैं आपको बताने चाहता हूं। कंपनियों को अक्सर अपने कारोबार को बढ़ाने का या नया कारोबार करने के लिए समय समय पर अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कुछ कंपनियां अपने शेयर होल्डरों को राइट यानी अधिकृत श्रेणी के नए इक्विटी शेयर बेचती हैं। इन्हें राइट शेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें खरीदने का सबसे बड़ा राइट या अधिकार कंपनी के पुराने शेयर होल्डरों को दिया जाता है। जिस शेयर होल्डर के पास जितने शेयर होते हैं उसी के हिसाब से उसी रेशियो में उसे राइट शेयर बेचे जाते हैं। नए राइट शेयरों का मूल्य एट पार अथवा प्रीमियम पर रखा जाता है। अगर नए शेयर उसी दाम पर बेचे जा रहे हैं जिस पर कंपनी ने पुराने शेयर बेचे थे तो उसे इन्हें एट पार कहा जाता है। नए शेयरों का दाम पहले से ज़्यादा हो तो उन्हें प्रीमियम कहते हैं। नए और पुराने शेयरों के दाम का अंतर ही प्रीमियम होता है। राइट शेयर को निवेशक के लिए आकर्षक बनाने के लिए इनका दाम हमेशा कंपनी के शेयर के चालू बाजार के भाव से कम रखा जाता है। इन शेयरों को जारी करने से कंपनी की पूंजी तो बढ़ती है, पर अगर निवेशक उसे मिलने वाले सारे राइट शेयर खरीद ले तो उसका कंपनी में स्वामित्व का अनुपात कम नहीं होता। राइट इशू या राइट शेयर के पश्चात मैं अभी आपको बोनस शेयर के बारे में बताऊंगा। आमतौर पर कंपनी अपना सारा मुनाफा शेयर होल्डरों में लाभांश के रूप में बांटने की जगह उसका एक बड़ा भाग अपने संचित कोष या रिजर्व में डाल देती हैं। इस रिजर्व का उपयोग भविष्य में अप्रत्याशित कठिनाइयों से निपटने के लिए तथा व्यापार की बढ़त के लिए किया जाता है। सभी मुनाफा बनाने वाली कंपनियां धीरे धीरे बड़े रिजर्व संचित कर लेती हैं। साथ ही ऐसी कंपनियों के व्यापार, बिक्री और संपत्ति में भी वृद्धि होती है। ऐसे में कई कंपनियां पाती हैं कि उनकी पूंजी इस बढ़ते व्यापार का बोझ उठाने में असक्षम है। इस प्रकार कम पूंजी के आधार पर व्यापार बढ़ाना कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अतः पूंजी बढ़ाने के लिए कंपनी अपने रिजर्व के बूते पर अपने शेयर होल्डरों को बोनस शेयर जारी करती हैं। शेयर होल्डरों के पास कंपनी के जितने शेयर होते हैं उसी अनुपात में यह बोनस शेयर मुफ्त दिए जाते हैं। यह मूलतः कंपनी के खातों का हिसाब है जिसमें रिजर्व से पैसा निकालकर इक्विटी कैपिटल के खाते में दर्ज करा दिया जाता है। इस प्रकार बोनस शेयर जारी कर कंपनी अपने स्वामित्व में और लोगों की शामिल किए बिना नई पूंजी का उपयोग कर सकती है। बोनस शेयरों को मुफ्त जारी होने पर बाजार में कंपनी के शेयरों का भाव गिरना स्वाभाविक है, पर शेयर होल्डरों को भाव के गिरने से जितना नुकसान होता है, नए बोनस शेयर मुफ्त मिलने से उससे कहीं अधिक लाभ हो जाता है। इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ABC लिमिटेड कंपनी के 100 शेयर हैं और कंपनी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करती है। इससे आपके पास बिना कुछ भी अतिरिक्त पैसा लगाए कंपनी के 200 शेयर हो जाएंगे। अगर बोनस शेयर से पहले शेयर का भाव 50 रुपये चल रहा था तो आपके पुराने शेयर 100 शेयरों का मूल्य 5,000 रुपया होगा। अब अगर बोनस शेयर जारी करने के पश्चात शेयर का भाव 50 रुपये से 27 रुपये तक भी गिर जाता है तो भी आपके 200 शेयरों का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक ही हो जाएगा। वास्तव में शेयरों के भाव आमतौर पर उस अनुपात में नहीं गिरते जिस अनुपात में बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। इस उदाहरण में बोनस शेयर जारी होने पर शेयरों का भाव संभवतः 27 रुपये प्रति शेयर तक गिर सकता है। शेयर होल्डर को बोनस शेयरों से एक लाभ यह भी मिलता है कि अधिकतर कंपनियां बोनस शेयर जारी करने के बाद भी पहले जितना ही लाभांश अदा करती हैं। जब तक कंपनी का भविष्य में अच्छे लाभ का भरोसा न हो वह बोनस शेयर जारी ही नहीं करेगी। अतः बोनस शेयर जारी होने से शेयर बाजार में कंपनी को लेकर आशावादी परिवेश बन जाता है और वो कंपनी बहुत ही तेज गति से विकास करती है। अब मैं आपको बताऊंगा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज शेयरों और प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त के लिए बना हुआ एक बाजार है। सिंपल भाषा में हम उसको शेयर मार्केट बोलते हैं, इसीलिए इसे स्टॉक मार्केट या स्टॉक बाजार भी कहते हैं। किसी भी अन्य बाजार की तरह स्टॉक बाजार में भी प्रतिभूति शेयर खरीदने और बेचने के इच्छुक लोग आते हैं। प्रतिभूतियों में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों के बॉन्ड सम्मिलित होते हैं। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो भारत में अब 2 ही राष्ट्रव्यापी स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। अन्य बाजारों की तरह आप सीधे स्टॉक बाजार में जाकर शेयर खरीद या बेच नहीं सकते। स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के अनुसार आपको अपना सारा कारोबार एक्सचेंज के अधिकृत दलालों के माध्यम से करना पड़ता है। इन्हें स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकर कहते हैं और इनके पास स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता का लाइसेंस होता है। आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो जाने के कारण
डिजिटल रूप में भी आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत ग्रो, पेटीएम मनी, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन और इसके अलावा एम स्टॉक जैसे कई अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जहां पर आप आसानी से स्टॉक्स को या शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इसके लिए उनको कमीशन मिलता है, जो किए गए कारोबार के मूल्य का लगभग कुछ प्रतिशत होता है। हर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अधिकतम कमीशन की जानकारी के लिए आप उसकी वेबसाइट देख सकते हैं। इस पुस्तक के लिखने के समय अधिकतम ब्रोकरेज के लिए किए गए कारोबार का मूल्य का कुछ प्रतिशत ही होता है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर केवल सूचीकृत यानी लिस्टेड प्रतिभूतियों का ही कारोबार होता है। एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों का कारोबार कराने के लिए कंपनियां उन्हें सूचीकृत करती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए ऐसा करना कानूनन अनिवार्य नहीं है। सूचीकृत यानी कि लिस्टेड शेयरों को खरीदना और बेचना तो आसान होता ही है, साथ ही उसका कारोबार स्टॉक एक्सचेंज के नियमों से बंधा होने के कारण उनमें निवेशकों का ज़्यादा भरोसा रहता है। बाजार का दैनिक उद्धरण क्या होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा। अलग अलग शेयरों का भाव सभी प्रमुख अखबारों में छपता है तथा साथ में ऑनलाइन डिजिटल रूप में भी आप अपने घर पर बैठे बैठे लैपटॉप पर या मोबाइल पर देख सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम और हिंदू बिजनेस लाइन जैसी आर्थिक अखबारों में शेयरों की जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा रूप में विस्तृत छपती हैं। उसके अतिरिक्त टीवी पर CNBC और बिजनेस न्यूज़ वगैरह में आप इसके संबंध में समाचार सुन सकते हैं। आर्थिक अखबारों में दिए गए कोटेशन आपको निम्न प्रकार की जानकारी देते हैं, जिसमें कंपनी का नाम होता है। BSE और NSE के लिए अलग अलग कोटेशन होती हैं। कंपनी का BSE अथवा NSE का कोड होता है। पिछले दिन कारोबार समापन पर शेयर का भाव क्या था, पिछले दिन कारोबार शुरू होने पर शेयर का भाव क्या था और पिछले दिन शेयर का अधिकतम तथा न्यूनतम भाव क्या रहा। खरीदे या बेचे गए शेयरों के मूल्य, शेयरों में हुए सौदों की संख्या, खरीदे या बेचे गए शेयरों की संख्या, ये सब बात आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और पेपर में भी पढ़ सकते हैं। इस समय चालू PE अनुपात क्या है और वर्ष या गत 52 हफ्तों के दौरान शेयर का अधिकतम या न्यूनतम भाव क्या था, यह भी आपको उससे पता लग सकता है। इस प्रकार की कोटेशन को पढ़ना सरल होता है और देखना भी सरल होता है, क्योंकि अखबारों में समझाने के लिए विस्तृत जानकारी दी जाती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम उसके बारे में अलग अलग तरीके से सर्च करके देख सकते हैं। अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां या MNC मल्टीनेशनल कंपनियां क्या होती हैं? आपने अक्सर बहुराष्ट्रीय कंपनियों या मल्टीनेशनल कंपनी MNC के बारे में सुना होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा कानून के दिनों में इन्हें फेरा कंपनियों के नाम से जाना जाता था। MNC ये वह कंपनी होती है जिसमें 40% से अधिक इक्विटी कैपिटल पर विदेशियों का स्वामित्व होता है, पर अब भारतीय कंपनियों में विदेशी स्वामित्व की यह सीमा हटा दी गई है और कुछ में तो अब 80% विदेशी स्वामित्व है। अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय इकाइयों को अब MNC मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है और आमतौर पर इनके शेयर निवेश का अच्छा साधन साबित होते हैं। अब ब्लू चिप कंपनियाँ क्या होती हैं? ब्लू चिप कंपनियों की कोई तय परिभाषा तो नहीं है। यह शब्द उन सभी कंपनियों के लिए प्रयोग होता है जिन्हें आमतौर पर अच्छा निवेश माना जाता है। इनमें अधिकतर वे कंपनियां शामिल होती हैं जिनका बड़ा कारोबार हो, उच्च तकनीकी स्तर हो, सुदृढ़ प्रशासन तथा व्यापार में ईमानदारी और समय पर लाभांश देने के लिए अच्छी प्रतिष्ठा होती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर निवेशक किसी शेयर को ब्लू चिप का दर्जा दे। यह हमेशा व्यक्तिगत पसंद होती है। अब तेजड़िए और मंदड़िए, अधिकतर सट्टेबाज या तो तेजड़िए होते हैं, बुल बोलते हैं उसको, या फिर मंदड़िए, बियर, भालू। तेजड़िए बाजार की प्रति आशावादी होते हैं और निकट भविष्य में शेयरों के दाम बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। इसलिए ये लोग चलते भाव पर अपने पसंद के शेयर खरीद लेते हैं ताकि दाम चढ़ने पर इन्हें मुनाफे पर बेच सकें। तेजड़ियों के अधिकतर कारोबार करने से शेयर बाजार में तेजी आ जाती है और अधिकतर शेयरों के दाम चढ़ने लगते हैं। ऐसे बाजार को तेजड़ियों का बाजार यानी कि बुल मार्केट कहा जाता है। इससे ठीक विपरीत होते हैं मंदड़िए, जो बाजार के प्रति निराशावादी होते हैं, प्रत्याशा करते हैं कि शेयरों के भाव निकट भविष्य में गिरेंगे। ये लोग चालू भाव पर शेयर बाजार बेच देते हैं ताकि भाव गिरने पर उन्हें दोबारा खरीद सकें। मंदड़िए अक्सर वे शेयर बेचते हैं जो उनके पास नहीं होते और बाद में उन्हें ग्राहक को देने की मंशा से खरीद लेते हैं। शेयर बाजार की भाषा में इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। मंदड़ियों के अधिक प्रभाव से बाजार में मंदी आ जाती है और उसे मंदड़ियों का बाजार यानी कि बियर मार्केट कहा जाता है। अभी शेयर में बायबैक क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। शेयरों में बायबैक उस स्थिति को कहा जाता है जब कंपनी अपनी पूंजी में से अपने ही शेयर वापस खरीदती है। इससे कंपनी की इक्विटी कैपिटल कम हो जाती है क्योंकि बाजार से वापस खरीदे गए शेयर खारिज हो जाते हैं।
कंपनी एक्ट के नियमों के अनुसार इन शेयरों को दोबारा जारी नहीं किया जा सकता। अब कंपनी का इक्विटी कैपिटल कम होने के साथ बाजार में उपलब्ध कंपनी के शेयर भी कम हो जाते हैं। इससे प्रति शेयर आमदनी EPS बढ़ जाती है, क्योंकि उतना ही शुद्ध लाभ अब पहले से कम इक्विटी कैपिटल पर विभाजित होता है। नतीजा यह होता है कि बाज़ारों में कंपनी के शेयरों को बेहतर PE मिलता है और शेयर का दाम बायबैक से पहले के दाम से बहुत बढ़ जाता है। अक्सर बायबैक इस बात का संकेत होता है कि कंपनी मानती है कि बाज़ारों में उसके शेयरों को अपने उचित मूल्य से कम भाव मिल रहा है। मैनेजमेंट द्वारा अपने शेयरों को इस प्रकार के विश्वास प्रदर्शन से ही शेयरों के भाव चढ़ जाते हैं। कई बार मैनेजमेंट अपनी कंपनी में सार्वजनिक स्वामित्व कम करने के लिए भी शेयर वापस खरीदती है। यह स्टॉक एक्सचेंज से शेयर को डीलिस्ट करने यानी एक्सचेंज की सूची से शेयर को हटाने की दिशा में भी एक कदम होता है। किसी कंपनी के शेयरों में बायबैक का दाम अक्सर बाजार में चालू भाव से अधिक और कई बार बहुत अधिक होता है। इससे निवेशकों को प्रायः असाधारण लाभ हो जाता है और उन्हें साधारण स्थिति में नहीं मिलता। ऐसा लाभ साधारण स्थिति में नहीं मिलता। अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह एक शेयर मार्केट में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट या शेयरों में विभाजन बोनस इशू से बिल्कुल अलग होता है। बोनस इशू से कंपनी का इक्विटी कैपिटल बढ़ जाता है, क्योंकि इससे कंपनी के खातों में रिजर्व से पैसा निकाल कर इक्विटी कैपिटल में डाल दिया जाता है। पर स्टॉक स्प्लिट में केवल कंपनी के मौजूदा शेयरों को कम मूल्य में फेस वैल्यू के शेयरों में विभाजित कर दिया जाता है। इससे कंपनी के इक्विटी कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए ABC कंपनी में स्टॉक स्प्लिट होने पर कंपनी ने 10 रुपये का प्रति शेयर बाजार में पार वैल्यू के शेयर 2 रुपये प्रति शेयर के 5 शेयरों में विभाजित कर दिए। अगर शेयर का दाम पहले 5,000 रुपये था तो 5 नए शेयरों के साथ से प्रति शेयर दाम अब 1,000 रुपये होना चाहिए। इससे कंपनी के इक्विटी कैपिटल या कुल संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टॉक स्प्लिट से निवेशक को लाभ होता है, क्योंकि शेयर पहले की अपेक्षा सस्ता हो जाता है। इससे शेयर में खरीदारी की रुचि बढ़ती है और बाजार में उसके भाव चढ़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए 15 अक्टूबर सन 1999 को विप्रो में स्टॉक स्प्लिट होने पर 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के शेयर 2 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 5 शेयरों में विभाजित किए गए थे। इससे नए शेयरों का भाव 1 रुपया 28 पैसे प्रति शेयर हो गया था, जो 31 दिसंबर 1999 तक बढ़कर 2 रुपये 52 पैसे प्रति शेयर हो गया था। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट की कुछ बातें मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूँगा और आपके ज्ञान में वृद्धि करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।